हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम पढ़ेंगे बालक का नैतिक विकास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बालक का नैतिक विकास होता क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस दिखते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बालक का नैतिक विकास होता क्या है वास्तव में। जैसे हम देखते हैं बालक जो होते हैं, छोटा बच्चा होता है, वो किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता है, ना किसी के पैर छूता है, ना किसी से नमस्ते करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो अपने आप वो चीजें सीखता चला जाता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि वो उसका जो मोरल डेवलपमेंट है वो होता रहता है उसका, धीमे धीमे। अब जैसे नैतिक विकास का अर्थ है समाज के नैतिक नियमों का पालन कर रहा। समाज के जो नैतिक नियम होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं ना, किससे कैसी बात करनी है, बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, किसी के पैर छूना है, क्या करना है, ये सारी नैतिकता होती है ना। तो ये नैतिक नियम होते हैं समाज के, इनका पालन करना जब बालक सीख जाता है तब उसको बोलते हैं बालक का नैतिक विकास हो रहा है। ठीक है, नैतिक नियमों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन जो लाया जाता है। बालक जब स्वयं के विवेक द्वारा नैतिकता का पालन करने लगे तब उसमें नैतिकता का विकास माना जाता है। ठीक है, जब नैतिकता का विकास कब माना जाता है बालक में, जब वह स्वयं के विवेक के द्वारा नैतिकता का पालन करने लगे। ठीक है, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता बल्कि यह सामाजिक परिवेश से ग्रहण किया जाता है। नैतिक विकास जो होता है वो जन्मजात मतलब माँ के पेट से ही नहीं आता है, कोई बच्चा सीख कर नहीं आता। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें मोरल डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। वो सीखता जाता है लोगों को देख कर, है ना, सारी चीजें से वो धीमे धीमे सीखता रहता है। एक मनोवैज्ञानिक थे, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये अमेरिका के थे। और इन्होंने क्या है, इन्होंने भी अवस्थाएं बताई हैं इनकी, नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। जैसे सारे अलग अलग आयामों में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अवस्थाएं बताई हैं, इसी प्रकार इन्होंने भी बताई हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा है। पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। देखिए, आप खुद ही देखते होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं 2 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, ये क्या करते हैं ना, इन्हें किसी से मतलब, इनके अंदर नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। घर पे यदि कोई गेस्ट आ गया तो यदि ये रो रहे हैं तो इन्हें रोने से मतलब है, ये कुछ मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो इन्हें उससे मतलब, उससे वो नहीं जानते क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है। यदि उनसे कोई कुछ जैसे वर्ड इनको सिखा दे वैसे बोलने लगते हैं। यदि इनको कोई गालियां भी सिखा दे तो वो गालियां भी बोलने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर नैतिकता का विकास हुआ नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, सेकेंड अवस्था जो इन्होंने बताई है वो है स्वकेंद्रित अवस्था। ठीक है, कौन सी है, स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था का मतलब ये 3 से 6 वर्ष तक के बालक में पाई जाती है। इसमें बालक क्या करता है, वो सेल्फ जो रहता है वो स्वकेंद्रित रहता है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है, इसलिए इसको सेल्फ सेंटर्ड स्टेज भी बोलते हैं। वो अपने आप ही अपनी सारी चीजें खुद को ही देखता रहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करता रहता है। उसके लिए वही नैतिकता होती है। ठीक है, वो स्वयं से ही जुड़ने की कोशिश करता है। थर्ड जो है वो है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। ये है 7 से 12 वर्ष। ठीक है, ये परंपराएं जो होती हैं उनको धारण करने की अवस्था है। जैसे आप देखते हैं 7 साल 5-6 साल का बालक हो जाता है, फिर बड़ा होता जाता है तो वो बड़ों का सम्मान करना सीख जाता है। जैसे बड़े लोग हैं वो किसी के पैर छू रहे हैं तो वो भी पैर छूना सीख जाता है, नमस्ते करना सीख जाता है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, स्कूल में टीचर से कैसे बात करनी है। तो ये सारी नैतिकताएं जो हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनको वो धारण करना अपने आप सीख जाता है। ये बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीखता रहता है। स्कूल में देखता है टीचर से सब बच्चे कैसे बात कर रहे हैं तो वैसे वो भी करने लगता है। ये सारी चीजें वो अपने आप सीखने लगता है, यानी कि जो परंपराएं हैं उनको धारण करने लगता है, इसलिए इसको परंपराएं धारण करने की अवस्था कहते हैं। उसके बाद आती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ये होती है 13 से 18 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली वो होती है किशोरावस्था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इस अवस्था में बालक का सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो
चरम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी जो सारे जो डेवलपमेंट होते हैं, शारीरिक विकास भी उसका पूर्ण हो जाता है लगभग, और मेंटल डेवलपमेंट भी उसका पूर्ण हो जाता है ना, सांवेगिक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, सारी चीजें उसकी चरम पर पहुंच जाती हैं। ठीक है। और उसका जो व्यवहार होता है वो स्वयं अपने आप को समझने लगता है, स्वयं के द्वारा अपने आप को विकसित करने लगता है, व्यवहार किसके साथ क्या बात करनी है, वो सारी चीजें वो समझने लगता है। और नैतिकता को अपना आदर्श मानने की बात उसे समाज की वास्तविकता तथा व्यवहारिकता से काफी दूर ले जाती है। नैतिकता जो होती है वो अपने आप में बहुत ही कंट्रोल करता है, वो सोचता है कि हम सबसे सबकी नजरों में बहुत अच्छे बन जाएं, सारी चीजें अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें मतलब आधारहीन रहता है, उसे पता नहीं चलता कि नैतिकता में क्या करे, क्या समझ में नहीं आता उसको, आधारहीन, इसे इसको आधारहीन बोला गया है। इसके अंदर मतलब हलचल होती रहती है, एक कंप्लीटली जो नैतिक विकास होता है वो नहीं हो पाता है। उसके बाद आती है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। इसमें क्या होता है कि ये अवस्था जो होती है वो 18 वर्ष के बाद आती है। जैसे प्रौढ़ अवस्था होती है, मैच्योर हो जाते हैं लोग, फिर उनकी समझ में आ जाता है, टोटली मैच्योर हो जाते हैं। यदि 18 वर्ष के बाद भी कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, वो रिस्पेक्ट करना नहीं जानता है, और तो समझ लीजिए वो मानसिक उसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो टोटली हो जाता है। ठीक है। तो नैतिक विकास की ये इसको चरम अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है। और मेच्योरिटी जो ग्रहण करने की अवस्था है इसी को बोलते हैं। और जो व्यक्ति जो होता है, इंसान कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो कोई भी काम करेगा तो वो नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर करता है। मतलब वो देखता है कि ये नैतिकता से परे तो नहीं है, किसी को गालियां आलियां नहीं अचानक देता है, उसे समझ आती है, सोच समझ के काम करता है, पापा मम्मी से कैसे बात करनी है ना, ये सारी चीजें वो समझ जाता है। ठीक है। तो वैज्ञानिक जो कोहलबर्ग थे, उन्होंने एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था, और उन्होंने कुछ 11 कहानियां ली थी, और उन्होंने बच्चों को सुनाकर उनके जो नैतिकता का जो लेवल था उसको इन्होंने मापा था। ठीक है। और उन्होंने क्या है, 20 वर्ष तक इन्होंने बच्चों के साथ साक्षात्कार किया था, कहानी सुनाकर, और उनका निर्णय निकाला, और इससे नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में कुछ ज्यादा खास नहीं है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि मैं नैतिक विकास जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसकी कुल 6 अवस्थाएं होती हैं, और इनको 3 स्तरों में इन्होंने बांटा था। पहले इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं ये। ठीक है। फिर उन्होंने जब नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी, जिनको इन्होंने 3 स्तरों में बांटा था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, और कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है। तो ये इन्होंने बताए थे। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें हम कुछ क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। जैसे ये है, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से होता है। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्रीय विभाजन एवं अर्धसूत्रण, डीएनए तथा आरएनए। तो आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं, आनुवंशिकता होता है वो गुणसूत्र तथा जीन से, ठीक है, इनका तात्पर्य होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूँ अभी मैं। देखिए गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं इनको, और ये जीन्स होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो होते हैं वो डेवलपमेंट लक्षणों का जो ट्रांसफर होता है, ये एक तरीके से ट्रांसफर करते हैं गुणसूत्र जो होते हैं। जैसे पिता के लक्षण बेटे में आते हैं तो वो ट्रांसफर गुणसूत्र के द्वारा ही होते हैं। जीन्स जो होते हैं, है ना, जैसे उनकी लंबाई होती है, और जैसे बॉडी का कलर होता है गोरा या काला, थोड़ा सांवला, ठीक है, और आंख में जो शेप होता है माउथ का, ये सारी चीजें जो होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। तो ये क्रोमोसोम्स और जीन्स के कारण ही होता है। ठीक है। आनुवंशिकता होती है जो, इनका तात्पर्य होता है गुणसूत्र तथा जीन्स। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड द्वारा किया गया था? तो फ्रायड द्वारा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका जीन पियाजे ने दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? ये मैंने आपको पढ़ाया, एरिक एरिक्सन ने दिया था। ठीक है। और मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है ये इन्होंने दिया था फ्रायड ने। ये मैं आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।
निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखो मैंने पढ़ाया था आपको एरिक एरिक्सन। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं आरबीएससी में आया, इसमें सी टेट वगैरह ये सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा हम इस पे थे, निम्नांकित निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मनोसामाजिक सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता दिया, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। पूरा सिद्धांत पढ़ा दिया है मैंने, उसमें आप समझ लेना। ठीक है ना, पूरी एक क्लास पीछे डली हुई है, उसको आप देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया था ये, जब मैंने विकास फर्स्ट क्लास जो बताई थी उसी में आपको बताया था मैंने। विकास अंत क्रिया का परिणाम है, ये भी ठीक है। ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित नहीं है। कौन सा एक सिद्धांत है? विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। देखिए, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था विकास बाल विकास के जो सिद्धांत मैंने बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं एक दूसरे पर निर्भर करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मानसिक विकास भी तभी अच्छे तरीके से होता है जब शारीरिक विकास अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, और सामूहिक विकास तभी अच्छे तरीके से होता है जब मानसिक विकास उसका सही होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ना ये गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था इस सिद्धांत में कि इस विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, एक बच्चा होता है, वो पहले हाथ हिलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियां हिलाना सीखता है, फिर उसको उंगलियों को अच्छे तरीके से हिलाना सीखता है, यानी कि पहले सामान्य प्रक्रिया करता है फिर विशिष्ट प्रक्रिया करता है। यानी कि पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर धीमे धीमे चलना सीखेगा, फिर तेज चलना सीखेगा, फिर बहुत तेज दौड़ना सीख जाएगा। तो यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे वो स्पेशल कंडीशन में जाना सीखता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। आप हमारा एरिक्सन का सिद्धांत वाला टॉपिक जो क्लास है, प्रॉपर क्लास हम बनाते हैं उसकी सेपरेट, तो उसको आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने उसमें बताया था तादात्मकता बनाम भ्रांति, उसमें उन्होंने अवस्थाएं बताई थी ना, 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक एरिक्सन ने। तो इनमें से ये जो किशोरावस्था की जो विशेषता थी वो तादात्मकता बनाम भ्रांति। ठीक है, और मैंने ये पुस्तक भी आपको बताई थी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये पुस्तक मैंने आपको बताई थी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये गिलफोर्ड ने लिखी है। ठीक है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और एरिक एरिक्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चाइल्डहुड एंड एरिक एरिक्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थी को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। देखिए, एक जो टीचर है, मैडम है, वो क्या करती हैं, कुछ खिलौने और कुछ स्पार्किंग वाली जो चीजें होती हैं उनको साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती हैं। तो इसका मतलब है वो किस बच्चे को पढ़ाती है, किस आयु वर्ग के बच्चे को पढ़ाती है? शिशु को तो पढ़ाती ही नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था होती है, ये 7-8 साल के बाद होती है। किशोरावस्था तो आपको पता ही है 11-12 साल के बाद होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो गया, ये भी गलत हो गया। पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो जो पूर्व बाल्यावस्था के बालक होते हैं वो इन चीजों से खेलते हैं, यानी कि वो इन चीजों को समझते हैं, तो इसका मतलब है वो पूर्व बाल्यावस्था वाले बच्चों को पढ़ाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला, श्रेष्ठा हर समय, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। श्रेष्ठा जो है वो हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में कोई इतना शीशा नहीं देखता है मिरर में। शैशवावस्था में बच्चे वैसे ही देखते हैं लेकिन वो हर समय नहीं देखते। बाल्यावस्था में भी इतने नहीं देखते हैं। लेकिन उत्तर किशोरावस्था में क्या है, मैंने आपको बताया था किशोरावस्था जब मैंने स्टेज पढ़ाई थी, किशोरावस्था में क्या होते हैं, बच्चे स्वयं पर केंद्रित होते हैं, वो अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, वो एक अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं।
तो अपने आप इसका आंसर हो जाएगा उत्तर किशोरावस्था। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? इसको मैं आगे करवाऊंगा। कार्ल सी गैरिसन जो है उन्होंने लंबात्मक विधि एक होती है उसका अध्ययन किया था। ठीक है। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। ये फ्रायड का सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि 2 तरीके से इनका सिद्धांत है, एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, एक है मनोलैंगिक सिद्धांत। उसको दोनों को जोड़ के ही पढ़ाते हैं लोग। ठीक है। तो इनकी मैं अवस्थाएं आपको बता दे रहा हूँ। फ्रायड की 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है मुखी अवस्था यानी कि ओरल स्टेज, दूसरी है गुदी अवस्था यानी कि एनल स्टेज, तीसरी है लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज इसको बोलते हैं, और चौथी होती है इनकी आदृश्यावस्था जिसमें क्या है लेटेंसी स्टेज इसको बोलते हैं, और पांचवी है जननेंद्रिय अवस्था या जेनिटल स्टेज। ठीक है। ये हम आपको सिद्धांत पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। उसके बाद है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। देखो मैंने अभी पीछे बात की थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो लिखी है किसने लिखी है? एरिक एरिक्सन ने। मैंने सिद्धांत के समय आपको बताई थी, सबसे पहले मैंने पुस्तक का नाम ही उसमें बताया था। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको जरूरी है ये सारी चीजें पढ़ना। उलझन की अवस्था कौन सी होती है? आप बता सकते हैं उलझन की अवस्था कौन सी होती है? पूर्व किशोरावस्था उलझन की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चियों को और बच्चों को समझ में नहीं आता। वो अपने आप को समायोजन नहीं कर पाते माता पिता से, टीचरों से। ठीक है। तो उलझन रहती है उनके अंदर एक। उसके बाद है TESCCH कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑटिज्म। ये एक पूरा एक इसकी हम वीडियो बनाएंगे। TESCH कार्यक्रम जो होता है वो ऑटिज्म की होता है। ऑटिज्म में बच्चे जो होते हैं वो शिक्षण एक पद्धति होती है ये। ठीक है। तो उसके लिए किया जाता है। छद्म परिपक्वता का काल कौन सा होता है? छद्म परिपक्वता मतलब होती है बहुत जल्दी से मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी तक पहुंचने वाली स्टेज जो होती है मेच्योरिटी के जस्ट बिफोर, यानी कि मेच्योरिटी के पहले वाली स्टेज जो होती है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, आगे हम एक क्वेश्चन की सेपरेट क्लास बनाएंगे। तो आप देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप वास्तव में